कक्षा 7 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हम कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा कि उत्सर्जन की आवश्यकता क्या होती है, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं मनुष्य में, और मानव का उत्सर्जन तंत्र किस तरह कार्य करता किस तरह कार्य करता है और कैसे बना हुआ होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि दूसरे जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम और जो बहुत से निम्न कोटि के जीव हैं जैसे स्पंज, हाइड्रा, इनमें शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है वह बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में रहती है और इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। यह जंतु जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं वह सीधे जल में, उनके शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं वह कोशिका से सीधे जल में बाहर पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन जो विकसित जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया कुछ विशेष अंगों द्वारा होती है। जो बहुकोशिकीय जंतु हैं, चूँकि उनमें कुछ कोशिकाएं भीतर भी पाई जाती हैं, सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं रहती हैं, तो उनमें उन कोशिकाओं में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने के लिए विशेष तरह के उत्सर्जी अंगों का विकास होता है। यह सभी जंतुओं में एक ही तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग भिन्न भिन्न जंतुओं में पाए जाते हैं। जैसे जो चपटे कृमि होते हैं उनमें उत्सर्जन आदि वृक्क द्वारा होता है। किसके द्वारा? आदि वृक्क द्वारा होता है, ध्यान देंगे। केंचुए में उत्सर्गिकाओं द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है, उत्सर्गिकाएं पाई जाती हैं उत्सर्जन के लिए। कीटों में मैलपिघियन नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो अलग अलग तरह के जंतुओं में अलग अलग तरह के उत्सर्जी अंगों का विकास उत्सर्जन के लिए होता है। सभी जंतुओं के जो उत्सर्जी पदार्थ, जैसे हम उत्सर्जी अंग अलग अलग देख रहे हैं, सभी जंतुओं में जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वह भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा, जो आलवण जलीय मछलियां हैं, इन सब में जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बनता है वह किस रूप में होता है? अमोनिया के रूप में होता है। मतलब जो जल में रहने वाले जीव हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से अमोनिया होता है। अमोनिया के रूप में वह सीधे जल में उत्सर्जन कर देते हैं अपने शरीर में बनने वाले अमोनिया का। सीपी, घोंघा, यह भी जल में ही पाए जाते हैं, लेकिन यह अपने उत्सर्जी पदार्थों को अमीनो अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। बाकी जो स्तनधारी हैं या वयस्क उभयचर हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ जो है वह यूरिया के रूप में होता है, और पक्षियों में, सरीसृपों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो निम्न जीवों में और जल में आलवण जल में पाए जाने वाली मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो जल की अधिकता वाली जगह पे रहते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। जो थोड़ा कम उपलब्धता वाली जगह पे हैं, जैसे घोंघा, सीपी मिट्टी में धंसे हुए रहते हैं, वहाँ अमीनो अम्ल होता है। और जहाँ पे सामान्य स्थिति है, जल की उपलब्धता है भी, आवश्यकता अनुसार है, वहाँ पे यूरिया होता है। और ऐसी जगह पर जहाँ पे जल की उपलब्धता बहुत ही कम होती है, ऐसे वातावरण में पाए जाने वाले जीवों में जो उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा होती है वह यूरिक अम्ल के रूप में होती है, जिससे जल की कम से कम हानि हो सके। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में जान लें। एक वयस्क जो है वह प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है प्रतिदिन, और जो मूत्र उत्सर्जित होता है उसमें 95% पानी होता है और 2.5% 2.5% यूरिया होता है। शेष 2.5% दूसरे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो 2.5% यूरिया मतलब 5% उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए 95% पानी का नुकसान हर दिन होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग इसमें पाए जाने वाले यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र हल्का सा अम्लीय होता है
और वृक्क के खराब हो जाने पर रक्त को छानने के लिए अपोहन या डायलिसिस की आवश्यकता होती है, लोगों को डायलिसिस करवानी पड़ती है। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? अब तक तो हमने जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में पढ़ा, पौधों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ लें। आप सबने देखा होगा कि महुआ, पीपल, बरगद, कनेर, आक, आम, इमली, इनके तने या पत्तियां जब कट जाती हैं तो उनसे दूध निकलता है। और इसी तरह कुछ पौधे हैं जैसे आम, नीम, बबूल, इनके पौधों के तनों से कुछ चिपचिपा पदार्थ, गुद्दा या गोंद निकलता हुआ दिखाई देता है। ये लैटेक्स, गोंद या जो रेजिन्स होते हैं पौधों से जो निकलते हैं, या क्या होते हैं, या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। पौधों में भी जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं होती हैं और इनमें भी इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ बनते हैं। पौधे इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कैसे होती है कि संघ द्वारा उनमें यह निकलता है, यह जाने। पौधों में क्योंकि उनमें कोई विकसित अंग नहीं पाया जाता है, तो किस तरह वह करते हैं। पौधों में इन क्रियाओं में जो अनावश्यक पदार्थ शरीर में बनते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। इसके लिए दूसरी विधियां ये अपनाते हैं और इन अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर करते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जो कि पौधों की पत्तियों एवं छालों में एकत्रित होते रहते हैं। छाल और पत्तियां पौधे से लगातार गिरती रहती हैं, तो यह जो फालतू पदार्थ है उसी छाल में या उसी पत्ती में जाकर एकत्र हो जाता है, और जब छाल पौधे से अलग होती है तो उसी के साथ उत्सर्जी पदार्थ भी पौधे से बाहर चला जाता है। पौधों में भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जैसे आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधे से जो गोंद या रेजिन निकलता है वह भी उत्सर्जी पदार्थ का ही एक रूप है। कुछ पौधों जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है, चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार दूध, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले जो हैं यह उत्सर्जी पदार्थ ही होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। यह पदार्थ मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं जो कि पौधों से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार पौधे श्वसन क्रिया में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा बाहर चली जाती है। इसके अलावा जो कुछ पौधों में एक विशेष क्रिया होती है बिंदु श्रावण की। वर्षा ऋतु में प्रातःकाल कुछ शाकीय पौधों की पत्तियों पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? टमाटर, अरवी, नैस्ट्रेसियम तथा मकोय, इन सब के पौधों में जो अनावश्यक जल और लवण रात्रि में पत्तियों की सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। यही बूंदें हमें दिखाई देती हैं। मतलब पत्तियों में बने कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका नाम हम अभी लिए हैं, वह उनकी पत्तियों से बूंद बूंद करके पानी निकलता है, जिसे बिंदु श्रावण के रूप में जाना जाता है। चित्र के माध्यम से देख लें, नैस्ट्रेसियम में हमारे कैसे पानी की बूंदें, अरवी में यह पानी की बूंदें इनकी सिराओं से बाहर निकलती हैं। यह नैस्ट्रेसियम की पत्ती है और इससे कैसे पानी की बूंद के रूप में बिंदु श्रावण होता रहता है। तो हमारा अध्याय जंतुओं के बारे में पाए जाने वाले उत्सर्जन के बारे में हमने पढ़ा, पौधों में होने वाले उत्सर्जन के बारे में पढ़ा, दूसरे जंतुओं में किस तरह उत्सर्जन होता है इसके बारे में पढ़ा गया, और उनमें किस तरह के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़े हमने। इस अध्याय में क्या क्या हमने सीखा यह जान लें। पहली चीज, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वह उसे उत्सर्जन कहते हैं। मुख्य बात, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं या मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, वृक्क भी उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। मनुष्य में यूरिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। पक्षियों तथा सरीसृपों में यूरिक अम्ल, यह प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें कि पक्षियों और सरीसृपों में यूरिक अम्ल प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ के रूप में
पाया जाता है या उनका प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। हींग, रेजिन्स, लेटेक्स, गोंद, ये सब भी पदार्थ जो हैं वह पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह थी आज की क्लास। इसी के साथ यह अध्याय भी पूरा हुआ, जीवों में उत्सर्जन। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रतिदिन क्लास में जो है कोई भी अगर डाउट होता है इस अध्याय से संबंधित या प्रतिदिन चलने वाली क्लास में, तो आप उसको फ़ोन करके, कमेंट करके, हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आपसे हम अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं।